Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about unmarried women who have been covered under Medical Termination of Pregnancy Act 2021, and this has been done as per a Supreme Court's verdict. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view, also important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यानी कि अबॉर्शन के लिए हमारे देश में क्या कानून है. तो सबसे पहले इस कॉन्टेक्स्ट में कानून लाया गया था 1971 में. इस कानून का नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. तो इस कानून के हिसाब से अबॉर्शन को आइडेंटिफाई किया गया एज ए लीगल एक्टिविटी. उसके पहले अबॉर्शन को लेकर के कोई नियम था नहीं, लेकिन उसमें एक टाइम फ्रेम इंसर्ट कर दिया गया. ओनली जेस्टेशन पीरियड अप टू 20 वीक्स विल बी अलाउड टू हैव अबॉर्शन, यानी कि 20 वीक तक अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है विथ अ फीटस देन ओनली शी कैन बी अलाउड टू हैव अबॉर्शन. लेकिन फिर इस कानून में थोड़ा बदलाव लाया गया 2021 में और इस जेस्टेशन लिमिट को 20 वीक से बढ़ा करके 24 वीक कर दिया गया. लेकिन उसमें थोड़े कंडीशंस लगा दिए गए कि 20 वीक तक अबॉर्शन किया जा सकता है, दैट टू विथ कंसल्टेशन ऑफ वन डॉक्टर. 20 से लेकर के 24 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी होगी तो अबॉर्शन किया जा सकता है आफ्टर कंसल्टिंग 2 डॉक्टर्स. उसके अलावा ये जो 20 से 24 वीक वाला जो प्रेगनेंसी है इसके टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए अलाउड होगा, स्पेशल केसेस में अलाउड होगा. तो और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए 20 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है देन देर इज़ नो कंडीशन एट ऑल, द वुमेन कैन गो फॉर अबॉर्शन. 20 से 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो कंडीशंस हैं. एक कंडीशन तो ये है कि 2 अलग अलग डॉक्टर्स की राय लेनी है ताकि जो अबॉर्शन हो वो सेफ़ हो सके. दूसरा कंडीशन ये है कि 20 से 24 वीक में प्रेगनेंसी तभी टर्मिनेशन अलाउ की जाएगी या अबॉर्शन तभी अलाउ किया जाएगा अगर वुमन इन 7 कैटेगरी में लाई करती है. तो सर्वाइवर ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, तो रेप के कारण प्रेगनेंसी हुआ है, माइनर है अगर तो, या चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस यानी कि 20 से 24 वीक के बीच में अगर वुमेन जो है वो विडो हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है उनका, तो उस केस में फिर शी कैन गो फॉर अबॉर्शन. वुमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मेंटली इल वुमेन या फीटल माल फॉर्मेशन. पता चलता है कि जो फीटस है, जो होने वाला बच्चा है, उसके अंदर कुछ माल फॉर्मेशन शुरू हो गए, उस केस में भी 20 से 24 वीक के अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अलाउड है. या उसके अलावा 7th कंडीशन इज़ व्हेन वुमन इज़ प्रेग्नेंट इन एन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग विद डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन. कहीं पे मान लीजिए मैसिव फ्लड आ गया है, पैंडेमिक चल रहा है जिसमें बच्चे को जन्म देना और ख़तरनाक हो सकता है, तो वैसे हालात में 20 से 24 वीक के बीच में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अलाउड है. अब ये तो 2021 वाला कानून आ गया. 1971 में पहली बार अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और 2021 में इसमें कुछ बदलाव ला करके 20 से 24 वीक तक की भी अबॉर्शन को अलाउ किया गया, बट विथ सर्टेन कंडीशंस. अब करंट कॉन्टेक्स्ट आते हैं, क्यों ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन न्यूज़ में आ रहा है लगातार. हुआ क्या, दिल्ली के अंदर एक 25 साल की वुमेन हैं, उनका नाम ऑफ कोर्स नहीं पब्लिक किया जा रहा है, बट ये केस कैसा है, दिल्ली हाई कोर्ट से शुरू हुआ. तो दिस 25-year-old वुमन वाज प्रेग्नेंट विथ चाइल्ड हैविंग फीटस ऑफ 23 वीक्स 5 days, यानी कि इस कैटेगरी में लाई कर रही थी. वो 23 वीक और 5 दिनों की प्रेगनेंसी थी उनकी. नाउ शी वांटेड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बिकॉज हर पार्टनर हैड रिफ्यूज टू मैरी हर. इसका मतलब ये है कि द वुमन वाज इन लिव इन रिलेशनशिप विथ हर पार्टनर, और उस लिव इन रिलेशनशिप से
सी गॉट प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी 23 वीक 5 दिनों की हो गई और उसके बाद उनके पार्टनर ने उनसे शादी करने से मना कर दिया और अब वो इस कैटेगरी में आ रही हैं 20 से 24 वीक की, लेकिन इन 7 क्राइटेरिया में से कोई एक भी क्राइटेरिया वो पूरा नहीं कर रही थी। येट सी वांटेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज सी फियर्ड कि सी विल बी एन अनमैरिड मदर, सिंगल मदर, एंड दैट विल लीड टू स्टिग्मेटाइजेशन इन सोसाइटी। और इस कारण से सी वांटेड टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी बट सी वॉज नॉट अंडर एनी ऑफ द 7 कैटेगरी एंड दैट इज़ वाई दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी लिमिटेड व्यू लिया इस कानून का और उन्होंने कहा कि आप तो इन 7 में से किसी कैटेगरी में लाई नहीं करते, सो यू कैन नॉट बी अलाउड टू हैव अबॉर्शन। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, द वुमन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में फैसला आया है कि ऑल वुमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस आर इंटाइटल्ड टू हैव सेफ एंड लीगल अबॉर्शन टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडर दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सरल भाषा में कहें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशंस अभी भी अलाउ किए हैं 20 वीक तक बिना कंडीशन के, एक डॉक्टर के जांच के बाद अबॉर्शन, 20 से 24 वीक 2 डॉक्टर के जांच के बाद अबॉर्शन, लेकिन इन कंडीशंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा दिया है कि वुमेन का शादीशुदा होना ज़रूरी है। मैरिज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर गेटिंग अबॉर्शन राइट्स, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविज़न है सर्वाइवर ऑफ सेक्स असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट या रेप, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को भी इंक्लूड कर दिया। अगर मैरिटल रेप से होने वाले बच्चे को भी अबॉर्शन के लिए वुमेन जा सकती है, यानी कि मैरिज के केस में नॉर्मली रेप को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता, दैट यू ऑल नो। देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन इंडियन लीगल सिस्टम कि मैरिज के अंदर अगर रेप के एक्शंस होते हैं तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। येट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिज में अगर रेप एक्शंस होते हैं और सेक्सुअल असॉल्ट होता है और उससे अगर प्रेगनेंसी होती है देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेप फॉर द पर्पस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वुमेन्स मैरिटल स्टेटस द वुमन कैन सीक द एडवांटेज और गेट द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोविज़न 20 to 24 वीक्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ है तो इसे सरल भाषा में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से क्या इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है। अब ये कैसे इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो समझते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्निशन देने की बात की है। ये कहीं एक बहुत बड़ी बात है, इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बदलाव की बात हो रही है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट एंड देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन सोशल मेन स्ट्रीम हु सी नो रॉन्ग इन एंगेजिंग इन प्री मैरिटल सेक्स। तो इसका मतलब ये है कि इवन द लीगल सिस्टम और द जुडिशियरी स्लोली मूविंग टूवर्ड्स गिविंग रिकॉग्निशन टू दिस फिनोमेना विच इज़ नोन एज लिव इन रिलेशनशिप। इस पे अच्छा खासा एक सवाल बन सकता है जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में कि हाउ इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली टू नाउ अ फैमिली बेस्ड ऑन लिव इन रिलेशनशिप। इस तरह के सवाल बन सकते हैं और उसमें आप बताएंगे कि धीरे धीरे इस लिव इन रिलेशनशिप को भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। That could be seen in recent judgment given by the Supreme Court on medical terminacy of pregnancy Act 2021, Medical Termination of Pregnancy Act 2021। उसके अलावा अगर आप देखें दूसरा इंटरेंस इस जजमेंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट क्वाइट लिबरल व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन वीमेन राइट ऑन देयर ओन बॉडी। देखिए, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन। उसमें ये मेन मुद्दा ये है कि क्या वुमन को उसके अपने शरीर के ऊपर पूरा अधिकार है उस हिसाब से अपने हिसाब से फैसले लेने का। क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या सिर्फ विमेन का अधिकार होना चाहिए, अबॉर्शन क्या सिर्फ विमेन का अधिकार होना चाहिए इस फैसले को लेने का, या अबॉर्शन को किस तरीके से देखा जाए, विमेन के अधिकार के फॉर्मेट में देखा जाए या किसी बच्चे की मर्डर के फॉर्मेट में देखा जाए। तो जो हार्ड कोर क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं वो अबॉर्शन को
एक मर्डर के तौर पे देखते हैं. दैट इज़ वाई अबॉर्शन इज़ नॉट अलाउड इन हार्ड कोर क्रिश्चियन कम्युनिटी. लेकिन जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं वो अबॉर्शन को एक मर्डर की तरह नहीं देखते हैं. दे सी अबॉर्शन एज ए मीन्स टू प्रैक्टिस कंप्लीट सोवरेन राइट बाय अ वुमन ऑन हर ओन बॉडी, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन अबाउट अबॉर्शन. और इंडिया में हमारी जुडिशरी ने काफ़ी लिबरल या प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन किया है विमेन के अधिकारों को लेकर के ऑन देयर ओन बॉडी, एंड विच इज़ यूनिक, क्योंकि यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अगर हाल फिलहाल में आप देखें तो उन्होंने वहाँ के स्टेट्स को अलाउ किया है कि वो प्रेगनेंसी को इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को एक इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकते हैं. मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि रो वर्सेस वेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है 1973 का, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन एज ए लीगल एक्टिविटी. हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया है, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा है कि अलग अलग स्टेट्स चाहें तो कानून बना करके अबॉर्शन को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर सकते हैं. मुद्दा यह है कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, रेग्रेसिव या ट्रेडिशनल आउटलुक लिया है अबाउट वीमेंस राइट ऑन देयर ओन बॉडी, जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लिबरल आउटलुक लिया है ऑन अबॉर्शन एंड सोवरेन राइट ऑफ वीमेन ऑन देयर ओन बॉडी. ये सब चीज़ें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021. The next article is about Center for Bay of Bengal Studies. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So ये आर्टिकल बिम्स्टेक से रिलेटेड है, तो पहले एक बार बिम्स्टेक रिवाइज कर लेते हैं. बिम्स्टेक इज़ अ 7 member countries grouping. इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो बिम्स्टेक के अंदर जो बे ऑफ बंगाल रीजन के अराउंड जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं उन्होंने मिल करके ये ग्रुपिंग बनाई है. इसके टोटल 7 मेंबर हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड. तो ये 7 कंट्रीज़ ने मिल करके बिम्स्टेक बनाया है. बिम्स्टेक वॉज फाउंडेड इन 1997 एज ए रिजल्ट ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन. The first summit of BIMSTEC was held in Thailand and Sri Lanka is the current chair of BIMSTEC. अब करंट मुद्दे पे आते हैं. देखिए, जो 4th BIMSTEC समिट हुई थी 2018 में इन काठमांडू, नेपाल, वहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई थी. इम्पॉर्टेंट मुद्दा था रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड को प्रमोट करना. वहाँ पे काठमांडू डिक्लेरेशन भी किया गया था in 2018. that was 4th BIMSTEC summit. 4th BIMSTEC summit में ही इंडिया ने अनाउंस किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 4th BIMSTEC summit 2018 में कि इंडिया सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ ओपन करेगा एट नालंदा यूनिवर्सिटी. तो नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर हम लोग सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ को ओपन करेंगे, एक अलग से सेंटर खोलेंगे ताकि बे ऑफ बंगाल रीजन को, ये जो मरीन रीजन है, इसको डेवलप किया जा सके, इसका सस्टेनेबल यूज किया जा सके, पॉल्यूशन फ्री किया जा सके. इसके लिए सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ खोला जाएगा एट नालंदा यूनिवर्सिटी. ये अनाउंसमेंट हमने किया था 2018 में. करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है कि अब जो 2018 का अनाउंसमेंट था उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इंडिया ने सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ ओपन कर दिया है एट नालंदा यूनिवर्सिटी. क्या करेगा ये बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ का सेंटर? तो इट विल एंश्योर कोलैबोरेशन अमंगस्ट बिम्स्टेक कंट्रीज़ इन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स. मतलब जियो इकोनॉमिक्स मतलब इस रीजन का, बे ऑफ बंगाल रीजन के इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन, और जियो पॉलिटिक्स मतलब इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने पे फोकस करेगा. इकोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी प्रोमोट करेगा. मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ जैसे UNCLOS के लॉ वगैरह सब इम्प्लीमेंट कराने में मदद करेगा. ब्लू इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करेगा. मतलब इस एरिया के अंदर मरीन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करने में फोकस करेगा. ग्रीन इकोनॉमी मतलब लैंड के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन. ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन के अंदर या मरीन एरियाज़ के अंदर जो रिसोर्सेज उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं ब्लू इकोनॉमी. तो सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ विल फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी एज वेल.
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Malthusian trap, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Indian economy में एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट माल्थूसियन ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है. द हिंदू में ये आर्टिकल आया, आई थॉट टू कवर इट. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है. देखिए क्या है माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पहले वो समझते हैं. तो एक आप समझिए डेमोग्राफिक थिंकर हैं, या फिर आप समझिए एक फ़िलोसोफ़र हैं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस. उन्होंने एक एसे लिखा था 1798 में, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. उस एसे में उन्होंने ये कहा था कि जो फूड सप्लाई है हमारी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में, वो लीनियर तरीके से बढ़ रहा है. इस तरीके से फूड सप्लाई हम बढ़ा रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल तरीके से. तो जब तक फूड सप्लाई ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तब तक तो ठीक है, ज़िंदगी चल रही है हमारी अच्छे से. लेकिन चूँकि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए एक वक्त ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन जो है वो ब्रीच कर जाएगा. ये पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, इससे फूड रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी फूड रिक्वायरमेंट फूड प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाएगी. तो ये पॉइंट ऐसा होगा जब हमारी पूरी दुनिया की फूड रिक्वायरमेंट विल बी मच हायर देन द फूड दैट वी आर प्रोड्यूसिंग. और यहाँ से फिर शुरू होगा माल्थूसियन ट्रैप, इस पॉइंट से, जहाँ पे धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में भूखमरी, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल शुरू होगा. So Malthus said in his theory that food supply is increasing in linear fashion while human growth, human population is increasing in exponential fashion, and that is why the demand for food is also increasing in exponential fashion. And this is how modern environmentalist Malthus को ही रेफ़र करके कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन अनसस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहा है, जो अर्थ के रिसोर्स पे अनसस्टेनेबल प्रेशर डाल रहा है. तो this diagram represents Malthus theory. Malthus कहते हैं कि there will be a point that will lead to disequilibrium. Disequilibrium वो वाला पॉइंट होगा जहाँ से Malthus ट्रैप शुरू होगा, यानी कि जहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाएगा, फूड सप्लाई कम होने लगेगा जबकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगेगी. पीपल विल नॉट गेट इनफ फूड इवन फॉर सर्वाइवल, एंड देन पीपल विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड सप्लाई. और फिर अपने आप पॉपुलेशन कम होना शुरू होगा. तो माल्थस कहते हैं कि अभी अगर हमने खुद से पॉपुलेशन को कम नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो फिर पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल होना शुरू होगा यहाँ के बाद, माल्थस ट्रैप के बाद. और पॉपुलेशन कंट्रोल होने के दो तरीके होंगे. उसको उन्होंने दो नाम दिए हैं, पॉजिटिव चेक या प्रिवेंटिव चेक. पॉजिटिव चेक मतलब जहाँ पे नेचर अपने आप हमारे ऊपर चेक लगाएगा. अगर हमने अपनी जनसंख्या को नहीं रोका, फूड प्रोडक्शन तो ऐसे बढ़ रहा है, जनसंख्या ऐसे बढ़ती जाएगी, तो फूड रिक्वायरमेंट भी ऐसे बढ़ती जाएगी. यहाँ के बाद हमारी जनसंख्या के ऊपर तो चेक लगेगा ही लगेगा, रिस्ट्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा. अब दो तरीके से लग सकता है वो चेक. पॉजिटिव चेक जहाँ पे नेचर वो चेक हमारे ऊपर लगाएगा. जब नेचर पे अनसस्टेनेबल प्रेशर पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन का विथ लिमिटेड फूड सप्लाई, तो क्या होगा? अर्थक्वेक, फैमीन, फ्लड, एपिडेमिक, वॉर. दुनिया के देश आपस में लड़ाई करेंगे और वॉर होगा, एपिडेमिक होगा, फैमीन्स आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, तो क्या होगा? अपने आप जनसंख्या घटेगी. एंड दैट हैज़ बीन गिवन नेम एज पॉजिटिव चेक बाय माल्थस, जहाँ पे नेचर अपने आप हमारी जनसंख्या पे चेक लगाएगा. लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आप समझिए पेनफुल मेथड होगा हमारे पॉपुलेशन के ऊपर चेक लगाने का. दूसरा तरीका है प्रिवेंटिव चेक, जो हम इंसान खुद ही लगाएं अपनी जनसंख्या के ऊपर चेक, बाय अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स या लेट मैरिजेस या सेल्फ कंट्रोल टू हैव लेस चिल्ड्रेन, सिंपल लिविंग. सिंपल लिविंग मतलब कम खाना को वेस्ट करें. ये सब तरीके हो सकते हैं प्रिवेंटिव चेक के. तो ये है माल्थस की थ्योरी. सरल भाषा में कहें तो जनसंख्या को कम करो, नहीं तो नेचर तो अपने आप कम कर ही देगा. सो ही जो डेमोग्राफिक थिंकर, ज्योग्राफी के अंदर इनकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है. इसको जोड़ करके देखा जाता है विद द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर. लेकिन माल्थस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं.
सबसे पहला क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग दिस इनवर्स रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। माल्थस का क्या कहना था कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड खराब होता जाएगा, ये उनकी पहली थ्योरी थी। लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत सारे देशों में नहीं दिखा है। जनसंख्या बढ़ी है लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड भी साथ ही साथ इम्प्रूव होता गया है बिकॉज ऑफ सक्सेसिव इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप देखिए यूरोप के अंदर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ है, जबकि माल्थस उल्टा कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड खराब होता जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऑब्जर्वेशन कहता है कि कुछ उल्टा हुआ है यूरोप में। आप देखिए ब्रिटेन के अंदर आज लोगों को देखिए, जनसंख्या तो नो डाउट बढ़ी है। फ्रांस के अंदर लोगों को देखिए, जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, जबकि माल्थस कहते हैं उल्टा होगा। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ विथ राइज इन पॉपुलेशन द लिविंग स्टैंडर्ड विल डिक्लाइन। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो माल्थस की है वो है अबाउट फूड प्रोडक्शन। माल्थस का कहना है कि फूड प्रोडक्शन हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर तरीके से ही बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही बढ़ेगा फूड प्रोडक्शन, ज़्यादा फास्ट तरीके से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। जबकि रियलिटी कुछ और है। कई दफ़ा हमने देखा है कि फूड प्रोडक्शन में हमने एक समझिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा और उसके बाद फास्ट तरीके से फूड प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब 1970s में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो फूड प्रोडक्शन हमारा लीनियर तरीके से ना बढ़ करके आप समझो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा, फास्ट तरीके से बढ़ा। तो दिस इज हाउ यहाँ पे भी माल्थस गलत साबित होते हुए दिखते हैं। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे माल्थस की थ्योरी में दो ये बड़ी कमियाँ देखी जा सकती हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से आता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको वीपो कहते हैं, ये हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया के अलग अलग देशों को वो रैंकिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज़, कि उन देशों में कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। उसमें लगभग 81 पैरामीटर्स को देखा जाता है। करंट न्यूज़ ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका टाइटल है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2022 इज़ 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें इसके हाइलाइट्स देखें तो स्विट्ज़रलैंड हर साल के भांति इस बार भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे है, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा इनोवेटिव देश स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमने भी अपने रैंक को लगातार इम्प्रूव किया है। इस साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हमारी रैंक है 40, पिछले साल थी 46, उसके पहले थी 48। अगर आप देखो तो 2015 में 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी 81 और पिछले 7 सालों में हमने काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट रजिस्टर किया है 41 पॉइंट का। नाउ वी हैव मूव टू 40. The next article is about Dada Sahab Phalke Award and this topic is important from prelims perspective. PT perspective से इस बात को ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कैसे दिया जाता है, किनको दिया जाता है और किनको हाल फिलहाल में मिला है। ये कुछ चीज़ें दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ एनुअली गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ये फिल्म जगत का, फिल्म फ्रैटर्निटी का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। आप समझिए फिल्म जगत का ये भारत रत्न है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड को 1969 में इंस्टीट्यूट किया गया था। इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाता है, एक सिल्क रोल और सिल्क सॉल दिया जाता है। द अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड वॉज देविका रानी। दादा साहब फाल्के के बारे में अगर बात की जाए कौन थे ये, तो दादा साहब फाल्के इज़ द पर्सन हु इज़ बिहाइंड इंडियाज़ फर्स्ट फीचर फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। इट वॉज ए साइलेंट फिल्म। 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली
इंडिया की फीचर फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, और तब से दादा साहब फाल्के हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ फादरली फिगर ऑफ इंडियन सिनेमा, और उनके नाम के बाद ही ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। करंट न्यूज़ ये है कि वेटरन एक्ट्रेस आशा पारिक को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इट एक्ट प्रोवाइड कवरेज अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन फॉर सब्सिडाइजिंग फूड ग्रेन्स। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में यही आता है, बिल्कुल सही बात है। एंड अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा उनके लिए ये स्टेट करेक्ट है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी तीनों गलत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर के दूसरा सवाल भी था, ही परफॉर्म सच ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ही डिस्चार्जेज द फंक्शन कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।